नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। सीटेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में बाल विकास के अंतर्गत आज हम शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के टॉप 26 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न का आशय समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ताकि ऐसा ही अगर कोई मिलता जुलता भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे, या फिर उसे टालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और विद्यार्थी वो प्रश्न आपसे करता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रश्न का जवाब दें। आज नहीं तो कल उसे कहीं ना कहीं से ढूंढकर उस प्रश्न का उत्तर उस विद्यार्थी को देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। क्लियर हो गई बात? प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, खेल विधि। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों को अगर पढ़ाना है तो हमें उन्हें खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से कोई भी पाठ को सिखाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। अब यहाँ पर चार ऑप्शन टाइमिंग के दे रखे हैं कि कब कब जांच करनी चाहिए। जब छात्र कहे, कभी कभी, नियमित, या फिर कभी नहीं। यहाँ पर जब शिक्षक कोई कार्य देता है बच्चों को, यानी गृह कार्य करने को देता है, तो उस गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। ये नहीं कि आज दे दिया, कल चेक किया, फिर कल दे दिया तो परसों चेक नहीं किया। मतलब गैपिंग नहीं होनी चाहिए। आप गृह कार्य अगर दे रहे हैं तो उसको नेक्स्ट डे जरूर चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए। यानी जब भी कोई शिक्षक कोई पाठ पढ़ाने जा रहा है तो पाठ पढ़ाने से पूर्व उसको क्या करना चाहिए? उसको अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। यानी जिस टॉपिक को वो पढ़ाने जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें वो बताए अपना पाठ प्रारंभ करने से पहले, ताकि क्या है, जो आगे वो बताने जा रहा है तो उससे छात्रों के पूर्व ज्ञान को रिलेट करके बताया जा सकता है, और जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा बच्चों को वो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या फिर अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम वाक्य है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्योंकि किसी भी टीचर के लिए किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर टीचर के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, तो इसीलिए उसका नज़र जो है वो प्रत्येक बच्चे पर होनी चाहिए। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये टीचर के लिए सर्वोत्तम कथन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। यानी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सके। यानी जो भी उसके पाठ्यक्रम में है, जो भी पाठ्यक्रम के अलावा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी को वो अच्छे से सिखा सके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कक्षा कक्ष में शिक्षक जो है वो छात्रों को चिंतन का अवसर देने का भी प्रयास करता है, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का भी,
छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण का भी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है? उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, गणित शिक्षण की वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो सकता है? अगर मधु कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का एक कारण जो प्रमुख है वो हो सकता है गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। यानी गणित उसे जिस भी शिक्षण विधि से पढ़ाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए मधु गणित को सीख नहीं पा रही है। क्योंकि जब भी कोई अच्छा टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो निश्चित रूप से बच्चे अगर मन लगाकर सीख रहे हैं तो 100% बच्चे सीख जरूर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? अब जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास, तो आप कई लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो लोग डाल्टन को ही टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डाल्टन शिक्षण विधि का जो विकास है वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता दूं, डाल्टन शिक्षण विधि का जो प्रयोग है वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डाल्टन स्थित विद्यालयों में शुरू की थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है? लैटिन स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर व्यावसायिक स्कूल? फ्रोबेल का जब भी नाम आता है तो उनको रिलेट किया जाता है किंडरगार्टन से, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण अनुदेशन है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखेंगे शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये भी सही है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सही है। लेकिन शिक्षण अनुदेशन है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण जो है वो अनुदेशन नहीं है, बल्कि शिक्षण जो है वो सहचर्य की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध बना रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किशोरावस्था के लिए भी जरूरी है, बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, पूर्व बाल्य यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आप नीचे कमेंट में बताइए। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है अनुदेशन देने की, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो यहाँ पर शिक्षण जो एक प्रक्रिया है वो है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। यानी शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है कि हम जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तो उसको सरल से सरल माध्यम से बच्चों को हम सिखा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए? शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखो जो नई शिक्षा नीति है उसमें छात्रों के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पर अब हम लोग जो भी आंसर देंगे वो छात्रों के बेनिफिट के हिसाब से ही आंसर देंगे, वही सही भी होगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? कौन से शिक्षण विधियों को? वर्णनात्मक, अंतःक्रियात्मक, भाषण विधि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, अधिगम का सरलीकरण, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। तो शिक्षण को किस प्रकार के परिभाषित, मतलब शिक्षक का ओवरऑल क्या मतलब है? शिक्षण का मतलब यह है कि शिक्षक छात्रों को पढ़ाएगा
और छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, मतलब शिक्षक अपने ज्ञान का स्थानांतरण कर रहे हैं बच्चों तक और बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? यह आपको बताना है। प्रक्षेपण, अंतःक्रियात्मक, संकलित या फिर परावर्तक। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में शिक्षण का स्तर ये अंतःक्रियात्मक। शिक्षण स्तर 3-4 तरीके के होते हैं, जैसे अंतःक्रियात्मक, पहचान, प्रशंसा और विश्लेषण। ये इनका एक क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शिक्षण के कितने चर होते हैं। 3 चर होते हैं, तीनों को याद कर लो। मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम, आश्रित चर पाठ्यक्रम, स्वतंत्र चर शिक्षक। तो ये 3 तरह के चर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पाठ्यक्रम है वो किस में आता है? वो मध्यस्थ चर में आता है। और अगर हम कहें स्वतंत्र चर में कौन आता है? इसमें शिक्षक आते हैं। आश्रित चर में कौन आता है? छात्र आते हैं। सीधी सी बात है, छात्र जो हैं वो टीचर के ऊपर आश्रित हैं, तो इसलिए यहाँ पर छात्रों को आश्रित श्रेणी में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? भाषण देना, चित्र रंगना, प्रमेय सिद्ध करना, निबंध लिखना। तो गणित के क्षेत्र में किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना संश्लेषण विधि का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, भाषण सुन सकें, कक्ष के शिक्षक के भाषण को नोट्स ले सकें, छात्रों और शिक्षक की पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। यहाँ पर देखो, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र कक्ष के शिक्षक के भाषण को नोट्स बना सकें। ये सही नहीं है। यहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए छात्रों और शिक्षक की पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं होता? शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, योजना की दृढ़ता। कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता शामिल नहीं है पाठ योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर देखो, अनुप्रयोग और विश्लेषण, आत्मानुभूति और मूल्यांकन। देखो, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कुछ घटकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ज्ञान, समझ, विश्लेषण हो गया, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्मानुभूति, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो असंगत है। बाकी सभी जरूरी हैं, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में सहयोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, सुकरात, किलपैट्रिक या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर प्रयोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षण व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। तो यहाँ पर देखो, कक्ष में शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है या जिस बात के लिए संप्रेषण किया जा रहा है वो समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ शिक्षक विद्यार्थियों को बता रहा है तो वो विद्यार्थियों के समझ में आनी चाहिए, या फिर कुछ अगर विद्यार्थी शिक्षक से पूछ रहे हैं तो शिक्षक को समझ में आना चाहिए कि विद्यार्थी क्या पूछ रहे हैं। यानी जिस भी उद्देश्य के लिए संप्रेषण किया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? समूह वार्तालाप, सृजनात्मक क्रियाकलाप,
प्रयोगशाला विधि व्याख्यान। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर किसी मतलब छोटे क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आपको कोई पाठ उनको सिखाना है तो उनके साथ या तो कोई क्रियाकलाप गतिविधि करो, खेल विधि के माध्यम से सिखाओ, तो बच्चे बहुत जल्दी और लॉन्ग टाइम के लिए सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सृजनात्मक क्रियाकलाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? मैकडूगल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल और ऑप्शन नंबर डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो देखो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर लोगों ने प्रोजेक्ट विधि को पढ़ रखा है, या तो किसी ने जॉन डीवी को पढ़ रखा होगा या तो किलपैट्रिक को पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी है, ज़्यादातर ऑप्शन में जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों नहीं दिए होंगे। अगर जॉन डीवी दिया है तो जॉन डीवी को टिक कीजिए, किलपैट्रिक दिया है तो किलपैट्रिक को टिक कीजिए। अब यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है ये जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। दोनों में डिफरेंस आप समझ लो। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय, यानी इसमें विस्तार करने का, इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो किलपैट्रिक को जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है और इसका विकास किसने किया, विकसित इसको किसने किया, ये भी आपको समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपने शिक्षण एवं शिक्षण विधियों के 26 क्वेश्चन देख लिए और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स कॉन्सेप्ट थे वो भी आप अच्छे से समझ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती से काफ़ी रिलेटेड वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।